ओके, सो फ्रीडम एट मिडनाइट का सेकंड सीजन आ गया है। अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि ये 2026 के शुरुआत में ही वन ऑफ द फाइनेस्ट, इस साल की तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज होगी। फर्स्ट सीजन 2024 में आया था और उसे भी काफी अच्छे रिव्यू मिले थे। मुझे भी वो सीरीज काफी पसंद आई थी। और सीजन 2 को अगर मैं कहूँ तो ये सीजन 1 से एक नॉच थोड़ा और ऊपर इस सीजन को जो है वो डायरेक्टर निखिल अडवाणी लेकर के गए हैं। कमाल की एक्टिंग है सबकी। बहुत अच्छे से वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया है इस सीजन में। जो पोस्ट पार्टीशन जो जो प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस किया, कैसे सारे प्रिंसली स्टेट जो थे, जो रजवाड़े थे, उनको किस तरीके से इंडिया में एक्सेशन कराया गया, इंडिया और पाकिस्तान में कैसे कैसे ये सारे रजवाड़े जो हैं वो दोनों कंट्रीज में डिवाइड हुए, कैसे उनका एक्सेशन हुआ, गांधी का क्या रोल रहा उस पीरियड में। क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग नॉर्मल पब्लिक डिस्कोर्स में जब बातें करते हैं तो हम लोग बहुत इजीली स्वीपिंग रिमार्क्स पास कर देते हैं कि ये नेहरू की गलती है, ये जिन्ना की गलती है, ये गांधी की गलती है। लेकिन अगर आपको उस समय का जो पूरा एटमॉस्फेयर जो था, जो प्रेशर जो था, जिन हालात से हमारी कंट्री उस वक्त गुजर रही थी, उसको अगर आपको वाकई में समझना है डिटेल में, तो ये सीरीज जरूर देखिए। सीजन 1 और सीजन 2, सीजन 1 में आपने वो देखा था कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों हुआ, और उसके उस डिमांड को पूरा करने के लिए जिन्ना किस हद तक गए थे, ये सीजन 1 में हमने देखा था। और सीजन एंड जो हुआ था वो यहीं पे इसी नोट पे एंड हुआ था, जहां पे ये डिसाइड होता है कि अब इस कंट्री का बंटवारा होगा। बंटवारा होने के बाद क्या होता है, बंटवारा कैसे होगा, कौन से स्टेट्स कहाँ जाएंगे, कौन कौन सा जो जो लकीर खींची जाएगी देश के बीच में, वो किस तरह से खींची जाएगी, कौन खींचेगा, उसके पीछे कैलकुलेशन क्या होगा, और किन किन चीजों का बंटवारा होगा। ये सारी चीजों को आपको अगर समझना है तो ये सीरीज देखिए। ये सीरीज जैसा आप जानते हैं लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर के बुक फ्रीडम एट मिडनाइट पे ही बनी हुई है। ये बुक भी मैंने पढ़ी थी काफी डिटेल्ड में, और इसे स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम एंड पार्टीशन का वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक कहा जाता है। इन दोनों ऑथर ने उस जमाने में काफी डिटेल्ड रिसर्च करके ये बुक लिखी थी। जो जो लोग इस पूरे इवेंट से में इन्वॉल्व थे, जो जो ऑफिशियल्स उस वक्त जो पार्टीशन के पूरे प्रोसेस पे काम कर रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, उनके ऑफिशियल्स, वीपी मेनन, इन सब से इन दोनों ऑथर्स ने डिटेल में बात करके पूरी जानकारी ली थी पूरे प्रोसेस का, जो पार्टीशन कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, और पार्टीशन होने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन 2-3 सालों में जब इंडिया और पाकिस्तान जब दो नई कंट्री बनी, तो शुरुआती दौर में कैसे हालात थे इन दोनों कंट्रीज के, उनको ये बुक बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। और इस सीरीज में भी निखिल अडवाणी ने उन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड में कैप्चर किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो वंस अगेन नेहरू के रोल में सिद्धांत गुप्ता को हम लोग बहुत दिन से बहुत सारे वेब सीरीज में देख रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन काम वो करते हैं। जुबली एक सीरीज आई थी अगर आपको याद होगा, उसमें वो नजर आए थे, शानदार परफॉर्मेंस था। एक अभी ब्लैक वारंट आई थी, उसमें वो चार्ल्स शोबराज का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। तो ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। और सिद्धांत गुप्ता नेहरू के रोल में वंस अगेन सीजन 1 से लेके इस सीजन में भी वो जो प्रेशर जो था नेहरू पे, कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनको इस देश को अभी आगे लेकर के जाना है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करवाना है। और जो पार्टीशन के बाद जो दर्द जो था उस वक्त, जितना वायलेंस देश भर में हो रहा था, उसको कैसे कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ अपने अपने सहयोगी, अपने देशवासियों का भरोसा जीतना है। ये सारा जो प्रेशर था नेहरू पे, ये कैसे उन्होंने ये सब मैनेज किया, इसको अगर समझना है तो ये सीरीज देखे। वल्लभ भाई पटेल के रोल में राजेंद्र चावला जो है वो बहुत पुराने टीवी एक्टर हैं, और ये आई थिंक उनका ये करियर डिफाइनिंग रोल होगा। सरदार पटेल के रोल में वो नजर आए हैं। सरदार पटेल, आपको जैसा पता है कि बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन और टैक्टफुली चीजों को हैंडल करने वाले, और जो राजेंद्र चावला है, पटेल के कैरेक्टर को उन्होंने बिल्कुल जिया है उस तरीके से, ये कहना गलत नहीं होगा। जो जैसे मैंने एक्सेशन की बात की, एक्सेशन किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ इनको लाइन क्रॉस करके, अगर 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 डंडे के नोक पे अगर राजाओं को इंडिया में शामिल करना है तो किस तरह से जूनागढ़ को इंडिया में एक्सेस कराया गया। कश्मीर का जो प्रॉब्लम था,
कश्मीर इशू, कश्मीर कैसे इंडिया का हिस्सा बना, और कहाँ पे वो हल्की सी जो चूक जिसको लेकर के आज भी डिबेट होता है कि वो मामला यूएन में नहीं जाना चाहिए था, कश्मीर का एक्सेशन किन कंडीशंस पे हुआ था, वो सारी चीजें ये सीरीज जो है वो बहुत सॉलिड वे में एक्सप्लोर करती है। इन दोनों के अलावा ऑफ कोर्स गांधी का परफॉर्मेंस जो है, जो चिराग वोरा है, चिराग वोरा को आपको याद होगा छोटे छोटे रोल्स करते थे पहले, रहना है तेरे दिल में वो एक छोटे से रोल में नजर आए थे, उस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स में ये पहले फिल्मों में नजर आए हैं। लेकिन उनके करियर में ये रोल मतलब भरोसा नहीं होता कि वो एक एक्टर है वो गांधी के रोल को इतने बेहतरीन तरीके से निभा पाएगा। गांधी के रोल में हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। सरदार में अनु कपूर गांधी बने थे, हे राम में नसीरुद्दीन शाह गांधी बने थे, रिचर्ड ऑटनबर्ग की गांधी में बेन किंसले गांधी बने थे, और सबका काम अच्छा ही था। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि बेन किंसले का जो गांधी का परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस जो गांधी बने थे, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसको कहा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से चिराग वोरा का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बेन किंसले के परफॉर्मेंस से मैच करता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो इंडियन है इसलिए, और बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गांधी थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे गांधी के, उनके चलने के तरीके को, उनके उनके हैंड मूवमेंट को, उनके बात करने का तरीका, दांत में जो गैप है उसकी वजह से बोलने में वो जो एक जो हवा की तरह जो वो उनकी जो बातें ठीक से कभी कोई सुनाई नहीं देती, उन सब चीजों को बहुत ही बारीक तरीके से चिराग वोरा ने इसको कैप्चर किया है। बेन किंसले की गांधी और इस गांधी में यही डिफरेंस है। आप खुद देखिए और खुद एनालाइज कीजिए कि ये गांधी बेन किंसले की गांधी से बेटर है या नहीं। गांधी के रोल को वोरा ने बहुत उसको जिया है, जैसा मैंने पटेल के लिए कहा उसी तरीके से वोरा ने भी किया था। लेकिन एक परफॉर्मेंस जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है आरिफ जकारिया का, और वो जो जिन्ना बने हैं। आरिफ जकारिया का मैं बहुत पुराना फैन हूँ। जब जी टीवी इंडिया में नया-नया आया था, उस वक़्त एक सीरियल आता था कैंपस, उसमें वो हसन सर बने थे। मैं उस ज़माने से इनको देखता आया हूँ, और एक फ़िल्म आई थी कल्पना लाज़मी की दरमियाँ, जिसमें इन्होंने किन्नर का रोल किया था। आरिफ जकारिया को उनके करियर का ऐसा परफ़ॉर्मेंस एक रोल मिल गया है जिसकी वज़ह से लोग उनको हमेशा याद करेंगे। एक होता है ना कि पॉपुलैरिटी कई बार एक्टर्स को नहीं मिलती, कितने अच्छे वो एक्टर हैं, लेकिन इस रोल करने के बाद पूरा देश आरिफ जकारिया के का जो पोटेंशियल है उसको समझेगा। जिन्ना के रोल में उन्होंने जान फूँक दिया है। और जो पूरा जो जैसा मैंने कहा ना कि उस अगर आपको आज़ादी की कहानी अगर समझनी है, आज़ादी जिन कंडीशंस में मिली थी, जो माहौल उस वक़्त था, उसको अगर समझना है तो आपको ये सीरीज़ देखना पड़ेगा। जिन्ना का जो कैरेक्टर है, जिन्ना का रोल क्या था देश के पार्टीशन के पीछे। कई बार क्या होता है कि हम लोग इंडिया में ही बातें करते हैं और कह देते हैं कि नेहरू की वजह से हो गया, पार्टीशन हो गया, गांधी की वजह से पार्टीशन हो गया, और ये भूल जाते हैं कि जो जो पार्टीशन का जो सबसे बड़ा जो कारण था, वो जिन्ना का ज़िद था। और ये कई बार होता है कि हम लोग अपने ही हीरो को विलिफाई करने के चक्कर में जो असली दुश्मन है उसकी बात नहीं करते, और जिन्ना को ये सीरीज कहीं भी डिफेंड नहीं करती, कहीं भी उसको सही लाइट में पोर्ट्रे नहीं करती है। जिन्ना की जिद की वजह से पाकिस्तान बना, और उनका जो डिक्टेटर टाइप का जो रोल था वहां की पॉलिटिक्स में, बाद में धीरे धीरे लियाकत खान पे वो किस तरह से डोमिनेट करने लगते हैं। और जो जिन्ना का जो पोस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस जो जब उनकी डेथ हुई थी, ये तो खैर रिकॉर्डेड है कि जिन्ना ऐसा कहा भी जाता है, कई रूमर्स भी हैं कि जिन्ना ने मरने से पहले ये कहा था कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ मिस्टेक। ऐसे कई रूमर्स भी हैं, हमने सुने भी हैं कि जिन्ना का ये स्टेटमेंट था। और जिन्ना की जब डेथ भी हुई थी तो पाकिस्तान ने वो इज्जत उन्हें नहीं दी थी जो कि एक नेशनल लेवल का लीडर जो है वो डिजर्व करता था। कैद आजम उनको कहते थे, और उनका जो लास्ट फ्यू अंतिम जो दौर था, अंतिम जो दिन थे, वो काफी अच्छे नहीं थे। तो पाकिस्तान क्रिएट तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया था। और ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो आप ये सीरीज देखिए। और मैं कहूंगा कि जैसे निखिल एडवाणी का मैंने कहा कि निखिल एडवाणी ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। निखिल एडवाणी वो डायरेक्टर है जिन्होंने कल हो ना हो, डी डे और सलामे इश्क जैसी फिल्म बनाई थी। जब इसका ट्रेलर पहली बार मैंने देखा था, फ्रीडम फ्रीडम एट मिडनाइट का पहले सीजन का ट्रेलर जब देखा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या पता इस सब्जेक्ट पर निखिल एडवाणी जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादातर कमर्शियल फिल्में बनाते थे। लेकिन ये देखने के बाद हैट्स ऑफ टू निखिल एडवाणी, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। हिस्ट्री को पूरा एक तरह से एक आम इंसान को समझा दिया है कि इस तरह से
ऐसे-ऐसे घटनाएँ हुई थी और ये थे पार्टीशन के कारण और फ्रीडम हमें इस तरीके से मिली और वो माहौल कैसा था। अगर आपको सब कुछ समझना है तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट आप देखिए, ज़रूर देखिए। कहीं भी चीज़ों को एक्ज़ैजरेट नहीं किया गया है। आजकल होता क्या है कि जैसे कई क्रिटिसिज़्म भी हो रहे हैं कि निखिल अडवाणी ने वो नहीं दिखाया जो उन्हें दिखाना चाहिए था, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे का वो वॉयलेंस नहीं दिखाया। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि आप सिर्फ़ वॉयलेंस या सिर्फ़ टॉर्चर दिखा के आप किसी सीरीज़ या फ़िल्म को टॉर्चर पॉर्न बना देते हो और जिस वजह से लोग जो है वो एक टाइम के बाद वो बोर हो जाते हैं। क्योंकि आपको उस वॉयलेंस, उस टॉर्चर के पीछे आपको कॉन्टेक्स्ट भी दिखाना होता है। कई डायरेक्टर के साथ वो नहीं होता, इसीलिए वो प्रोपेगेंडा फ़िल्में बनाने लगते हैं लोगों को ट्रिगर करने के लिए। लेकिन ये सीरीज़ कहीं भी ट्रिगर नहीं करती है। ये सीरीज़ आपको समझाती है कि इन-इन कारणों की वजह से ये हालात पैदा हुए थे। तो अगर समझना है आपको पूरी कहानी पार्टीशन की और कैसे प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया में शामिल हुए, कश्मीर के इश्यू को अगर समझना है, किस वजह से आज अगर एक टुकड़ा जो है वो कश्मीर का वो पाकिस्तानियों के हाथ में है, उसका कारण क्या है वो सब जानना है तो आप फ्रीडम एट मिडनाइट देखिए। इस सीज़न की इस साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है वेब सीरीज़ के मामले में और मुझे लगता है कि आगे भी जाके क्योंकि सोनी लिव पे ज़्यादातर सीरीज़ जो आती हैं वो काफ़ी अच्छी ही आती है। पहले स्कैम 1992 आई थी, तबड़ हो गई इस तरह की सीरीज़ आती है। तो सोनी लिव पे ये सीरीज़ है, आप ज़रूर देखिए।